इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है जॉन और मैरी नाम की दो हस्बैंड वाइफ को दिखाते हुए। वो दोनों तो अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से बिता रहे थे। जॉन तो एक न्यूज रिपोर्टर होता है जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम किया करता था। साथ ही साथ जॉन अपनी वाइफ मैरी से बहुत प्यार भी करता है, लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती। जॉन को क्या पता था कि कुछ ही समय के अंदर उनके रिलेशनशिप में एक बहुत ही बड़ी दरार आने वाली है। जॉन और मैरी तो बहुत ही मजे कर रहे थे और एक लॉन्ग ड्राइव की तरफ जा रहे थे। मैरी तो कार चला रही होती है, लेकिन थोड़े ही दूरी पर उसे कुछ अजीब तरीके का दिखाई दिया। उसके कार के सामने तो एक काला साया आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मैरी तो बहुत ही ज्यादा डर गई और वो साया डायरेक्टली कार से आकर टकरा जाता है। हालांकि कार को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो तो कार की स्टीयरिंग व्हील को ठीक से संभाल ही नहीं पा रही थी और अब उनकी कार का थोड़ी देर के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के अंदर जॉन तो बच गया था, लेकिन मैरी की हालत खराब थी। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और जॉन तो दिन रात उसके पास ही बैठा हुआ था देख रेख करने के लिए। हालांकि मैरी को उतने ज्यादा मेजर चोट नहीं लगे होते, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कार के सामने आखिर वो कौन आया जिससे कि कार का कंट्रोल उससे छूट गया। हालांकि मैरी होश में आने के बाद अपने हस्बैंड जॉन से भी पूछती है कि आखिर उसने कोई काला साया देखा था जो उसके कार के सामने आया, लेकिन जॉन कहता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। मैरी तो इन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी और उसके सर में दर्द होने लगा। जब यहाँ इमरजेंसी के दौरान मैरी की पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है तो डॉक्टर्स ने ये बताया कि मैरी को ब्रेन ट्यूमर है और ये तो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी इसका इलाज नहीं किया जा सकता। ये बातें सुनने के बाद जॉन एकदम से टूट गया, क्योंकि वो इस तरीके से अपनी वाइफ को मरने नहीं दे सकता था। पर वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ है नहीं। जॉन के दिमाग में तो अब वही सारी चीजें घूमने लगी थी कि किस तरीके से उसकी वाइफ ने काले साए की बात की थी। अब इन सारी चीजों का पता लगाने के लिए जॉन उसी दुर्घटना स्थल पर चला जाता है। वहां पर उनकी एक्सीडेंट हुई कार मौजूद थी जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। लेकिन जॉन जब उसे बारीकी से देख रहा था तो उसे एक अजीब तरीके का सिंबल दिखाई दिया और ये किसी भी एक्सीडेंट के दौरान नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था कि कोई उस तरीके की स्ट्रक्चर की चीज कार से टकराई है और वहां पर वैसी आकृति क्रिएट हो गई। जॉन तो इन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहता था, क्योंकि वो एक न्यूज रिपोर्टर है और उसे सारी चीजें जानना काफी अच्छा लगता है। लेकिन अब बात उसकी वाइफ की जिंदगी की है। जब जॉन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके वापस लौट रहा था तो वही हो गया जिसका डर था। जॉन की वाइफ मैरी ने अपना दम तोड़ दिया है और वो मर चुकी है। जॉन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और अपनी वाइफ की डेड बॉडी के पास गया। तभी उसे दिखाई देता है कि मैरी ने मरने से पहले कुछ ड्राइंग बनाई है और ये ड्राइंग उसी काले साए की थी जो उसके कार के सामने आया था। वो पेंटिंग काफी खतरनाक लग रही होती है, जैसे कि कोई शैतान उन पर हमला करना चाहता है। लेकिन मैरी ने ये सारी चीजें कैसे और क्यों बनाई, ये बातें जॉन को अभी तो समझ में नहीं आ रही होती। तभी अचानक जॉन के पीछे से एक हेल्प बॉय आ जाता है जो कहने लगा था कि शायद तुम्हारी वाइफ मैरी को पहले से ही सब चीज पता थी और वो दरअसल किसी एंजल से मदद मांगने की कोशिश कर रही होती है। जॉन को नहीं समझता कि वो लड़का किस चीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है तो वो लड़का वहां से गायब हो गया। अब ये चीजें किस तरफ लेकर जा रही थी जॉन को भी नहीं समझता, पर उसे कहीं न कहीं इतना तो आइडिया हो गया था कि मैरी ने जरूर कुछ अजीब तरीके का देखा है जो उसी दुर्घटना वाले स्पॉट से रिलेटेड हो सकती है। अब इन सारी चीजों को कई साल बीत चुके थे, लेकिन जॉन अपनी वाइफ को इस तरीके से भुला नहीं पा रहा था। उसने तो एक एक दिन बहुत मुश्किल से काटे और अपनी वाइफ की इस तरीके से अचानक डेथ का पर्दाफाश करने की कोशिश की। हर दिन वो ट्राई करता कि कुछ उसे क्लूज मिल जाए जिससे कि वो सच्चाई पता करके रखे। अब जॉन यहाँ पर अपनी कार में होता है जो एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला था। हालांकि वो इस तरीके से लॉन्ग ड्राइव अपनी वाइफ के साथ ही करता, पर उसकी डेथ होने के बाद वो बहुत अकेला हो गया था। लगातार अब आगे बढ़ते समय जॉन को कुछ महसूस होता है और उसकी कार तो अचानक से खराब हो गई थी। जॉन उतर कर चेक करता है तो उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। साथ ही साथ जॉन का मोबाइल और घड़ी दोनों ही रुक चुके होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ ये जॉन को नहीं समझता, इसीलिए वो मदद के लिए पास ही वाले घर में चला गया। वहां पर गॉर्डन नाम का एक आदमी आता है। उसने तो जॉन के ऊपर गन पॉइंट कर दिया और कहने लगा कि तुम फिर से क्यों आ गए। जॉन को नहीं समझता क्योंकि वो पहली बार आया है यहाँ पर। गॉर्डन तो वहाँ पर मौजूद कॉनी नाम की एक इंस्पेक्टर से बात करता है और उन्हें बताता है कि जॉन कई दिनों से मेरे घर पर आ रहा है और मुझ पर नजर रख रहा है।
लेकिन जॉन ने उसे समझाया कि शायद वो कोई दूसरा आदमी होगा। मेरी कार यहाँ पर खराब हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ पहली बार आया था। जॉन तो अब इन सारी चीजों के बाद रात गुजारने के लिए एक मोटेल की तरफ चला गया था, लेकिन उसे शॉक तब लगता है जब उसे पता चला कि वो एक दूसरी सिटी में आ चुका था जहाँ तक आने के लिए पूरे 2 दिन लगा करते थे। लेकिन जॉन ने तो सिर्फ 1 घंटे का ही सफर तय किया होता है अपनी कार से। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना जल्दी इतनी कम समय में यहाँ पहुँच गया? जॉन जब उस इंस्पेक्टर के साथ इसी सिलसिले में जब बात करता है तब उसे पता चला कि यहाँ के सिटीजन्स भी इसी तरीके की अनजान चीजें महसूस करते थे। जॉन इसीलिए ही अगले दिन से ही लोगों से पूछताछ करने लगा कि आखिर उन्हें किस टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं। तब जाकर उसे आइडिया होता है कि सिटीजन्स को बहुत ही अजीब तरीके के फोन कॉल्स आया करते थे। साथ ही साथ वो जब भी अकेले रहते तो उन्हें एक अजीब तरीके की रोशनी दिखाई देती जिसके अंदर एक अजीब तरीके का साया खड़ा होता है। कई लोग जो उस अनजान सी चीज से इंटरैक्ट होते हैं तो उनकी आंखों के अंदर पैचेस बन गए थे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और जानलेवा भी। इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स इकट्ठा करने के बाद जॉन इतना तो समझ गया था कि वो साया जिसके बारे में वो सारे सिटीजन्स बात कर रहे हैं वो उस चित्र से बहुत ज्यादा मिलता है जो उसकी वाइफ ने मरने से पहले बनाया था। जॉन को तो छानबीन के दौरान एक पेड़ पर उसी तरीके का सिंबल मिला जो उसके एक्सीडेंट हुई कार पर होता है। यानी जॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में लेकर जा रहा है और वो बहुत ज्यादा पास है। बात तो तब ज्यादा बिगड़ गई जब जॉन को भी वो अनजान कॉल्स आने लगे। हालांकि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं देता लेकिन अजीब तरीके की आवाजें आती हैं। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। अब यहाँ जॉन को एक दिन जॉर्डन का कॉल आता है जो उसे जल्द से जल्द अपने घर पर बुला रहा था। जॉन चला गया तब जाकर जॉर्डन उसे समझाता है कि मेरे सिंक के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। हालांकि शुरुआत में ये किसी के चिल्लाने की थी लेकिन इसके अंदर फिर एक मैसेज कन्वर्ट होने लगा जो कह रही थी कि डेनवर 9 से रिलेटेड चीज में 99 लोग मारे जाएंगे। आखिर ये मैसेज किससे रिलेटेड था दोनों को नहीं समझ में आता, लेकिन ये चीजें किसी पर्पस से हो रही थी ये बात जॉन को समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात हुई कि अगले दिन जब जॉन और बाकी सब न्यूज देख रहे थे तो उसके अंदर पता चला कि डेनवर 9 का एक एरोप्लेन क्रैश हो चुका है जिसके अंदर पूरे 99 लोगों की मौत हो गई। तब जाकर जॉन और गॉर्डन समझ जाते हैं कि ये कोई अजीब सी विस्पर नहीं थी बल्कि ये तो फ्यूचर था जो उस सिंक में से किसी ने बोला होता है। ये चीजें आखिर पॉसिबल भी कैसे हो सकती हैं उन्हें नहीं समझ रहा था। अगर जो भी साया और वो अनजान आदमी ये सारी चीजें जानता है तो वो फ्यूचर बता सकता था, पर आखिर वो कौन है इसके बारे में जॉन पता लगा कर रहेगा। जॉन अब अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा बढ़ा देता है और तो और वो हर एक लोगों के पास जाकर उसी अनजान साया के बारे में पूछने लगा जो शायद कभी न कभी किसी के सामने तो आएगा ही। अब यहाँ जॉन को उसके साथ काम करने वाली वही पुलिस इंस्पेक्टर बुलाती है और उसे अपने एक सपने के बारे में बताती है। वो कह रही थी कि मैंने अपने आप को सपने के अंदर पानी में डूबते हुए देखा। ऊपर की तरफ सारे सामान बिखरे हुए थे और कोई मुझे नंबर 37 कह के पुकार रहा था। आखिर ये सपना मुझे क्यों आया मुझे नहीं समझता, पर उस समय के बाद से इंस्पेक्टर काफी डरने लगी थी क्योंकि जिस तरीके से शहर में हालात हो गए थे कोई भी छोटी सी चीजें इग्नोर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। इसीलिए इंस्पेक्टर ने अपने सारे सपने के बारे में जॉन को बता दिया। हालांकि जॉन भी इस पे सोचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन अब उसके पास काफी सारे सबूत इकट्ठा होने लगे थे जिसकी मदद से वो अपने कंक्लूजन तक पहुंचने ही वाला होता है। चौंकाने वाली बात तब हो गई जब जॉन को भी एक नाइटमेयर आता है। उस नाइटमेयर के अंदर जॉन अपनी कार में मौजूद होता है जिससे कि उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था और लिटरली वो उस आदमी को देख पा रहा होता है जो लोगों के विजन्स में आकर कुछ न कुछ बता कर जाता है। चारों तरफ रोशनी थी और जॉन को एकदम गर्माहट महसूस होने लगती है क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था उस अनजान आदमी के आने से। जब जॉन उस आदमी के पास जाकर देखने लगता है तो वो आदमी कुछ बोलने लगा। वो कहता है कि कुछ ही दिनों के अंदर एक बड़े पैमाने पर आपदा आने वाली है और इस आपदा के अंदर 300 से 400 लोग मारे जाएंगे। अगर तुम्हें बचाना है तो तुम जाकर बचा सकते हो, मैंने अपना काम कर दिया। जॉन ने ये बातें तो सुन ली थी और उसे पता था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन इस पूरे पृथ्वी के ऊपर वो दुर्घटना कहाँ पर होगी इसका अंदाजा उसे कैसे होगा। इन्हीं सारी चीजों को रिलेटेड वो गॉर्डन और इंस्पेक्टर दोनों को बताता है। लेकिन अब अगले दिन उन्हें न्यूज में पता चला कि अर्थक्वेक के कारण 300 लोग मारे गए हैं। उनकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी और सभी के सभी जमीन के अंदर चले गए, जिस बात से जॉन और उसके साथी समझ जाते हैं कि जो सपने उन्हें आ रहे हैं वो दरअसल फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं।
अगर वो अच्छे से फोकस करे तो वो इन घटनाओं को चेंज भी कर सकते हैं, पर आखिरकार कैसे, ये उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शहर में मौजूद हर किसी को ये विजन्स आते, लेकिन वो उसे एक नाइटमेयर समझकर भुला देते। लेकिन अब जिस तरीके से दुर्घटनाएं बढ़ रही थी, जॉन चाहता था कि इसे खत्म किया जाए, तो वो अपनी हर एक छोटी छोटी चीजों पर नजर रखने लगा, जिससे कि ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। अब अचानक एक दिन जॉन को गॉर्डन का कॉल आता है। वो बहुत ही चौंका देने वाली वे में बात कर रहा था कि जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं और जो इतने सारे लोगों को विजन्स के थ्रू दिखाई देता है, वो मेरे साथ मौजूद है। गॉर्डन ने तो उस आदमी को जॉन से बात करने के लिए दे दिया और जॉन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जॉन एक समय पर समझने लगा कि जरूर ये कोई धोखेबाज है, इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए कई सारी अपनी पर्सनल बातें पूछता है। जॉन ने यहाँ पर अपनी घड़ी जूते के अंदर छुपा कर रख दी थी और उस आदमी से पूछा कि मेरी घड़ी कहाँ पर है, लेकिन वो अनजान सा शख्स ये सारी बातें बता देता है। यहाँ तक कि उस अनजान शख्स ने जॉन द्वारा पूछे गए एक नॉवेल के सेंटेंस के बारे में पूछा। उस आदमी ने वैसे का वैसे ही सारी चीजें बताई और उसे एक्सप्लेन भी किया। जॉन तो अब तुरंत ही समझ जाता है कि ये वही अनजान सा शख्स है जिसकी वजह से ये सारी अनजान सी चीजें हो रही हैं। लेकिन यहाँ जॉन ने उस अनजान आदमी से एक और बात पूछी। वो कहता है कि मेरी वाइफ मैरी के साथ आखिर क्या हुआ था। अनजान शख्स ने डायरेक्टली जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो सिर्फ इतना कहता है कि मैरी तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिखाई देगी, बल्कि तुम्हें उसे फील करना होगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और एक अजीब तरीके की आवाज निकाली। अब जॉन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि आखिरकार उस आदमी ने उससे बात की जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। इसीलिए वो अब सबूतों को इकट्ठा करता है और उसी बुक के ओनर के पास चले जाता है जिसने की वो नॉवेल लिखी थी। उसका नाम तो बेन होता है, जिससे जॉन मिलकर सारी बातें बता रहा था कि किस तरीके से वो अनजान आदमी सभी से बातें कर रहा है और एक तरीके से वो लोगों को फ्यूचर ही बता रहा है। तब जाकर बेन उसे सारी सच्चाई बताता है एक थियरी के बारे में। दरअसल बेन ने कहा कि एंशिएंट टाइम से एक ऐसा सोल मौजूद है जिसका नाम मौत होता है, और ये सोल कई सालों से आत्माओं की दुनिया में कैद है जिन्हें की मारा नहीं जा सकता, लेकिन हमेशा से वो अपनी थोड़ी पावर का यूज करती है और उन लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करती है जिनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और ये अनजान सी चीज सभी लोगों को अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई देती है जिस तरीके से वो इमेजिन करते हैं। यानी कि अब जॉन को ये बात कंफर्म हो जाती है कि वही सोल ये सारी चीजें कर रही थी। लेकिन जॉन तो ये पूछने लगा कि आखिर वो हमें फ्यूचर बताती है तो डायरेक्टली क्यों नहीं, जिससे कि हम सब अपने फ्यूचर को चेंज कर सकें। लेकिन बेन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जॉन इस चीज से इतना समझ गया था कि शायद मैरी के सामने जो अजीब सी चीज आई थी वो यही सोल होगी और वो उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बेचारी मैरी ये समझ नहीं पाई और उसकी जान चली गई। गॉर्डन ने तो उस अनजान से सोल को एक क्रिएचर की तरह इमेजिन किया था, इसीलिए वो उसके सामने एक क्रिएचर ही बनकर आता है। हालांकि जब जॉन को पता चला कि गॉर्डन ने कई सालों से ट्राई किया था कि वो अपनी फैमिली और सभी को इस राज के बारे में बता दे कि उनके सामने एक क्रिएचर आता है, लेकिन किसी ने भी गॉर्डन की बातों पर भरोसा नहीं किया और उसकी फैमिली भी एक समय बाद उसे पागल समझकर छोड़कर चली गई। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि जो मर्डर्स और जो हत्याएं हो रही हैं वो गॉर्डन की वजह से हो रही थी। जॉन को तो यहाँ पर सोते समय कई सारे विजन्स आते हैं, यहाँ तक कि वो अपने विजन के अंदर अपनी मरी हुई वाइफ मैरी को देख पा रहा था। पर अगले दिन जॉन थोड़ा सा डरने लगता है, क्योंकि उसे इस फॉरेस्ट के बीचों बीच गॉर्डन की डेड बॉडी मिली थी। किसी ने गॉर्डन को बुरी तरीके से मार दिया था। अब ये कौन हो सकता है, इसके बारे में उसे नहीं पता था। जॉन को अब एक दिन उसके बॉस का कॉल आता है जो उसे अगले प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। बॉस जॉन को कहता है कि तुम्हें शहर की दूसरी तरफ जाना है जहाँ एक केमिकल फैक्ट्री है और मेयर उस केमिकल फैक्ट्री की ओपनिंग करेंगे। तुम्हें वहाँ के सारे लाइव रिपोर्ट्स कैप्चर करने हैं और चैनल को भेजना है। लेकिन तभी अचानक जॉन नोटिस करता है कि बॉस की आवाज एकदम से चेंज हो गई और वो उसे बहुत ही अजीब तरीके के वे में कहने लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम जिस टारगेट लोकेशन पर जा रहे हो वहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। फाइनल एक धमाके की आवाज के साथ कॉल कट हो जाता है। अब जॉन ने जब यहाँ पर सारे क्लूज को इकट्ठा किया तब जाकर उसे समझता है कि ये सब पहले से ही प्लान था। उस अनजान सी सोल ने जॉन को यहाँ पर पर्पसफुली भेजा था जिससे कि वो फ्यूचर बता दे और चेंज करने की कोशिश करे। जॉन ने जब क्लूज को इकट्ठा किया तब जाकर उसे पता चलता है कि जो केमिकल फैक्ट्री के अंदर ओपनिंग है वहां पर कुछ दुर्घटना होने वाली है और सिर्फ यही रीजन था कि जॉन उस जगह पर पहुंचा होता है जिससे कि वो बताई गई फ्यूचर को चेंज कर सके। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर जॉन से मिलती है और उससे बता रही होती है कि मैं एक लड़की से बात कर रही थी जो कि तुम्हारे बारे में पूछ रही होती है। उस इंस्पेक्टर ने लेडी की फोटो भी ली थी जिसे जॉन पर दिखाने पर वो एकदम चौंक गया, क्योंकि ये लेडी तो उसकी वाइफ मैरी होती है जो कई साल पहले ब्रेन
ब्रेन ट्यूमर के कारण मर चुकी थी। आखिर वो यहाँ पर वापस कैसे आ गई ये जॉन को नहीं समझता। जॉन का दिमाग फटने लगता है ये चीजें एक्सपीरियंस करके। लेकिन अब जॉन को पता है कि सबसे पहले उसे केमिकल फैक्ट्री में जाकर सभी को रोकना है ओपनिंग करने से, नहीं तो वहाँ मेयर के साथ साथ कई लोगों की जानें चली जाएंगी। जॉन तो अब सीधा मेयर और उसके सभी लोगों के पास चला गया और उन्हें इस दुर्घटना के बारे में बताता है। वो तो सिंपली कहने लगा कि ओपनिंग के लिए मत जाइए, वो केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन जॉन की इस बेतुकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और वहां से वो चले जाते हैं। जॉन बहुत ही ज्यादा निराश हो गया कि कोई भी लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं और अब एक दुर्घटना होने वाली थी जिसके बारे में पता होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। पर अगले दिन न्यूज में खबर आती है कि केमिकल फैक्ट्री की ओपनिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई, यानी कि जॉन ने जो अंदाजा लगाया था वो दुर्घटना यहाँ पर नहीं हुई। अब अचानक जॉन को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैरी तुमसे मिलेगी एक टारगेटेड लोकेशन पर, और ये उनका वही पुराना घर होता है जहाँ पर वो दोनों रहा करते थे। जॉन को अब बहुत मन कर रहा था अपनी वाइफ से मिलने का, इसीलिए वो सीधा अपने घर पर ट्रेवल करते चला गया। जॉन लगातार अपनी वाइफ का वेट कर रहा था कि कब वो उसे कॉल करेगी और वो बात करे, लेकिन इससे पहले उस इंस्पेक्टर का कॉल आ जाता है। वो तो जॉन को अभी भी समझा रही थी कि तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंस्पेक्टर ने जॉन को ये भी समझाया कि तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। तुम्हारी वाइफ मैरी मर चुकी है और वो वापस नहीं आ सकती, और अगर तुम जितनी जल्दी इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जॉन भी अब इंस्पेक्टर की बातों को ध्यान से समझने लगा था और वो भी अपने दिमाग में बिठा लेता है कि मैरी मर चुकी है, वो वापस नहीं आने वाली। जैसे ही मैरी का कॉल आया तो जॉन टेलीफोन लेकर तोड़ देता है, क्योंकि उसे बात ही नहीं करनी थी उस शख्स से जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह हुई कि टेलीफोन पूरी तरीके से टूटने के कारण बिना कनेक्शन के भी बचता जा रहा था। यानी ऑब्वियस बात है कि ये सारी चीजें वो सोल्व कर रही थी। जॉन अब कुछ भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो टेलीफोन रिंग होना बंद हो गया था। जो भी चीजें हो रही थी वो एक पर्पस से हो रही थी, और जॉन भी अपने डेस्टिनेशन के करीब रहेगा जिसकी वजह से उसे यहाँ पर लाया गया है। जॉन तो अब डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए एक ब्रिज के ऊपर आ चुका था जहां काफी सारी कार्स मौजूद थी। वहां पर तो ट्रैफिक जाम हो चुका होता है और एक भी कार हिल ही नहीं रही थी। हमें दिखाया गया कि उन्हीं में से एक कार के अंदर वो फीमेल पुलिस ऑफिसर मौजूद थी। जॉन बाहर निकलकर देख ही रहा होता है, तभी अचानक उसे कुछ फील होता है जैसे कि उसके कान में कोई विस्पर कर रहा है, और ये शायद वही खतरनाक सोल की थी जो लगातार अब जॉन को कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। हालांकि ये सारी चीजें उस सोल ने डायरेक्टली नहीं कही, वो तो शुरुआत से ही पहेलियों में समझाती आ रही थी, और अगर उसे जो सॉल्व कर लेगा तो वो फ्यूचर को बदल सकता था। जॉन जब नोटिस करता है तो उसे धीरे से आवाज आई किसी ब्रिज के टूटने की। तब जाकर जॉन को रियलाइज हुआ कि ये ब्रिज जिसके ऊपर कई सारी कार्स मौजूद हैं वो जल्द से जल्द टूटने वाली है, और जिस धमाके के बारे में जॉन ने सोचा था वो केमिकल फैक्ट्री के अंदर नहीं बल्कि यहाँ पर होने वाला है, जिसके अंदर कई सारे लोग मारे जाएंगे। अब देखते ही देखते वो फ्यूचर एकदम सच होने लगता है। ब्रिज पूरी तरीके से टूटने लगी थी और कई सारी कार्स पानी में गिर जाती हैं। इतने सारे लोग मारे गए थे जिसमें कि काउंट करना भी मुश्किल हो जा रहा था। वो फीमेल पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा चिल्लाती है क्योंकि अब वो भी पानी में मौजूद थी। सबसे डरावने वाली चीज ये होती है कि जो भी लोग बच जा रहे थे उनके ऊपर तो कार आकर गिर जाती है, जिससे उनकी पानी के अंदर ही मौत हो जा रही थी। जॉन ने जब उस फीमेल इंस्पेक्टर की आवाज सुनी तो वो तुरंत ही भागे चला आया उसकी मदद करने के लिए। तब जाकर एक और सच्चाई सामने आती है। वो फीमेल पुलिस ऑफिसर जब पानी के अंदर मौजूद थी तो ये पूरा सीन उसी जैसा लग रहा था जिस तरीके से उसे विजन आए थे, यानी कि वो पानी में होती है और ऊपर की तरफ कई सारे सामान फ्लोट हो रहे थे, और कोई तो उसे नंबर 37 पुकार रहा था। ये अच्छी बात होती है कि जॉन सही समय पर उस जगह पे पहुंच गया और वो सीधा पानी के अंदर कूदकर उस पुलिस इंस्पेक्टर को बचा लेता है। वहां पर सारी रेस्क्यू टीम आ चुकी थी और लोगों को बचा रहे होते हैं। जॉन जब उस फीमेल पुलिस ऑफिसर के साथ एक सेफ जगह पर आ गया तो रेस्क्यूअर्स उन्हें बता रहे थे कि 36 लोग मारे गए और तुम 37 मेंबर थी जिसे कि हमने बचा लिया है। तब जाकर उन्हें कंफर्मेशन हो जाती है कि जो विजन इंस्पेक्टर ने देखे थे वो एक्चुअली में किसी न किसी तरीके से सच हो गए, और जॉन के साथ कोइंसिडेंस इसीलिए हो रहे थे ताकि वो इस जगह पर सही समय पे आ जाए और भविष्य को थोड़ा सा बदल सके। जॉन और पुलिस इंस्पेक्टर दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक में रह जाते हैं। उन्हें अब पता चल चुका था कि मौत नाम की वो खतरनाक सोल जिसके भी पास जाएगी उसकी जान खतरे में ही रहेगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। अगर वो सोल द्वारा बताए गए फ्यूचर को अच्छी तरीके से डिकोड कर लिया तो वो समझ सकता था और अपने फ्यूचर को उस हिसाब से चेंज कर सकता था, लेकिन अगर नहीं समझ पाए तो उस आदमी की मौत पक्की है। वो दोनों तो
प्रे करने लगी कि अब वो सोल उनके सामने ना आए, लेकिन ये तो उनकी गलतफहमी थी। इसी वजह से वो सोल जिसके पास वो खतरनाक कर्स था, वो शहर के लोगों के पास जाकर उन्हें अपना फ्यूचर बताती और चेंज करने पर मजबूर करती। हमारी ये डरावनी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती।